21 जून 2018 सुबह 8 बजे दिल्ली के एक रिहायशी इलाके सरिता विहार में कुछ लोगों की नज़र खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में एक बैग पर पड़ी। वहां पर एक कार्टून का बॉक्स भी पड़ा हुआ था। इस तरह से कार्टून के डिब्बे या फिर बैग कूड़े की ढेर में मिलना नॉर्मल सी बात थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लोगों की नज़र उस कूड़े के ढेर पर पड़े बैग पर क्यों पड़ी। तो जो भी लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उस प्लॉट के नज़दीक से होकर गुजरते थे, तो उन्हें एक तेज बदबू आती थी और उस बदबू से वहां से गुजरने वाले लोग नाक दबाकर कूड़े की तरफ देखकर जल्दी से उस जगह से गुजर जाते थे। लेकिन वहां की लोकल लोग एवं उनके परिवार का उधर से जाना आम बात होती थी, इसलिए उन लोगों को यह बदबू बहुत परेशान करती थी। बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि वहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि यह कूड़े का ढेर नॉर्मल नहीं है, बल्कि यह कुछ और संकेत देता है। और इस बार लोगों ने सरिता विहार पुलिस स्टेशन में इसके बारे में सूचना दे दी। इस मुद्दे को एक्शन में लेते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है सरिता विहार थाने की पुलिस टीम। इतनी बदबू आने के बावजूद भी वहां पर कुछ 50 से 100 लोगों का जमावड़ा भी लग गया, क्योंकि वे लोग जानने के लिए काफ़ी इच्छुक थे कि आखिर उस डब्बे में क्या है। पुलिस बॉक्स को ओपन करवाती है और उसे खोला जाता है। उसके बाद जो दिखता है वह लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी होश उड़ा देता है। उस कार्टून में एक लड़की का शव था और यह शव ऐसे ही नहीं था, बल्कि इसे 7 अलग अलग टुकड़ों में कट करके कार्टून बॉक्स में रखा गया था। सर, पैर, हाथ, नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट और गर्दन सब कुछ अलग अलग थे। इन सब से तो क्लियर था कि यह कत्ल का मामला है और पुलिस वाले इन सब टुकड़ों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास यह था कि आखिर यह लड़की कौन है, इसे क्यों, किसने और कब खत्म किया। पुलिस वालों ने इस लड़की के बारे में उस एरिया के लोगों से पूछना शुरू किया। किसी ने भी उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर कार्टून में लड़की के जो फटे कपड़े थे उस कपड़े को भी दिखा कर पूछा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस वालों के लिए यह केस काफ़ी जटिल हो गया था, क्योंकि इस लड़की के घर वाले या कोई भी इसके बारे में पूछने तक नहीं आया। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी पुलिस ने एडवर्टाइजमेंट निकलवाई, ताकि अगर कोई भी इस लड़की के बारे में पढ़े और इस लड़की को जानता हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इस तरह से कई सारे हथकंडे पुलिस ने अपनाए कि लड़की का कोई भी सुराग मिल जाए तो वह पता लगा लेगी, क्योंकि पुलिस का मेन मकसद था कातिल को पकड़ना। बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी इस केस से जुड़े कोई तथ्य सामने नहीं आते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, कभी कभी एक छोटी चीज भी बड़े सुराग और सबूत दे जाती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसे पुलिस या हम आप सभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह भी एक सबूत होगा जिससे पुलिस सब कुछ ढूंढ निकालेगी। जैसे कत्ल करने वाला कौन, कत्ल करने की वजह क्या, ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले इस छोटे से सबूत से बड़े बड़े राज खोलते हैं। दरअसल बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों में से एक कांस्टेबल पुलिस को कार्टून पर नज़र पड़ती है। यह वही कार्टून था जिस कार्टून में लड़की के शव मिला था। उस कार्टून पर छपी एक कुरियर कंपनी का मुहर इसे दिखाता है। छपे मुहर पर कुरियर कंपनी का नाम और एड्रेस भी लिखा हुआ था, और पुलिस वालों को सचमुच अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि हो सकता है कि यह कुरियर कंपनी हमें बड़ा सबूत दे दे। और पुलिस वाले की एक टीम गुड़गांव में स्थित कुरियर कंपनी के ऑफिस पर तुरंत पहुंच जाती है। वहां पूछताछ करने के बाद कुरियर वालों ने बड़ी कंफर्मेशन दी। कुरियर वालों ने बताया कि इस तरह के कार्टून बॉक्स में एक शख्स ने दुबई से अपनी पार्सल भारत भिजवाई थी, और उस शख्स का नाम था जावेद अख्तर। फिर कुरियर कंपनी द्वारा बताए गए जावेद अख्तर के एड्रेस पर पुलिस की टीम रवाना होती है। 3 घंटे बाद पुलिस की टीम जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंचती है। वहां पर उसे न सिर्फ जावेद अख्तर मिला, बल्कि उसने अपने कार्टून बॉक्स की फोटो को भी पहचान कर ली हमारे बारे में विचार। पुलिस को पूरा शक जावेद अख्तर पर ही होता है, लेकिन कहानी कुछ और थी। पुलिस जावेद अख्तर से पूछताछ करने के लिए उसे उस समय हिरासत में ले लेती है। जावेद अख्तर पुलिस को बताता है कि 3 साल पहले
उसने इस तरह के कार्टून से दुबई से अपने जरूरत का सामान मंगवाया था। फिर पुलिस पूछती है कि इस बॉक्स में लड़की का शव कैसे आया। अगर यह कार्टून बॉक्स तुम्हारी है तो तुम्हारे अलावा और कौन यूज कर सकता है। पुलिस को अब तक यही लगता है कि जावेद अख्तर ही उस लड़की का कातिल है। जावेद अख्तर पुलिस की इस बात का जवाब देता है कि उसने कई सारे कार्टून में अपने सामान को मंगवाया था। इनमें से कुछ कार्टून उसने यहीं पर अपने पास रखे और कुछ कार्टून उसने नौकरानी को दिए। बाकी कार्टून को उसने अपने दिल्ली के शाहीन बाग वाले घर पर रखवा दिए। चूंकि यह शव दिल्ली में मिला था तो शाहीन बाग वाले घर पर जो इसने कार्टून रखवाए थे, पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल और डीप में शुरू कर दी। जावेद अख्तर ने यह भी बताया कि दिल्ली वाले उसके मकान में कुछ लड़के किराए पर भी रहते हैं। पुलिस की एक बड़ी टीम जावेद अख्तर के दिल्ली वाले शाहीन बाग घर पर आती है और जांच करना शुरू करती है। इधर एक पुलिस टीम उस नौकरानी के घर पहुंचती है जिसे जावेद अख्तर ने कार्टून्स दिए थे, क्योंकि इस केस को उलझे हुए बहुत दिन हो चुके थे और सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसलिए दो पुलिस की टीमें बनाई गई और दो तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया जाता है। पुलिस की टीम जब नौकरानी के घर पहुंचती है तो उसके घर वे खाली कार्टून पड़े हुए थे, तो नौकरानी पर पुलिस को ज़्यादा शक नहीं होता है और नौकरानी के भाव से ही लग रहा था कि उसने ये बड़ा कांड नहीं करवाया होगा। इधर जावेद अख्तर के दिल्ली में स्थित शाहीन बाग वाले घर पर भी जांच जारी रहती है। जब पुलिस की टीम जावेद अख्तर के उनके रेंट पर दिए फ्लैट की तरफ जाती है तो पुलिस का माथा और ठनक जाता है। दरअसल उस रूम में ताला लगा था जिसे जावेद अख्तर ने रेंट पर लगाया था। जावेद ने यह फ्लैट अपने ही बिरादरी के साजिद अली अंसारी को दे रखा था, यानी इस पूरे मकान का ओनर भी मुस्लिम था और जो रेंटर था वो भी मुस्लिम था। और इस रूम में लगे ताले से पूरी जांच की टर्निंग पॉइंट आती है और यही पूरा भेद खोल कर रख देता है। साजिद अली अंसारी के बारे में जब जावेद अख्तर से पूछा गया कि वह किस तरह का व्यक्ति है तो साजिद अली अंसारी के बारे में जावेद अख्तर बताते हैं कि वह एक पढ़ा लिखा इंसान है, वह बीटेक कर रखा है और वह किसी कंपनी में जॉब करता है। जावेद अख्तर बोलते हैं कि हो सकता है कि वह किसी छुट्टी पर अपनी फैमिली के साथ घर गया हो। जावेद अख्तर और ज़्यादा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन साजिद अली के बारे में इनके पास थी वह सारी इंफॉर्मेशन उसने पुलिस को दे दी। पुलिस यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि पुलिस जावेद अख्तर और साजिद अली था उनके पड़ोसियों से भी जाकर पूछताछ की। उनके पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि साजिद अली अपने पत्नी, 2 बच्चों और अपने भाइयों के साथ उस मकान के फ्लैट में रहता था और उसने उन कुछ पड़ोसियों को ये बता रखा था कि वह अब इस मकान को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी जॉब लोकेशन चेंज हो रही है। इसने धोबी, दुकानें और सफाई करने वालों के पैसे भी चुका दिए थे, क्योंकि इसे इस फ्लैट को छोड़कर कहीं और जाना था। अब पुलिस वालों के लिए यह मुश्किल बन गया था कि आखिर अब इस फ्लैट को छोड़कर वह कहां गया होगा और उसे खोजना पुलिस वालों के लिए एक चैलेंज था। यह उनके लिए चुनौती थी, क्योंकि साजिद ने पड़ोसियों में से किसी को भी नहीं बताया था कि वह इस फ्लैट को छोड़ने के बाद कहां रहेगा या इसकी न्यू कंपनी की लोकेशन कहां है, और यह सब जानकारी उसने किसी को नहीं दी। इस जानकारी को उसने छुपा कर रखा था, इसलिए पुलिस का शक अब साजिद अली पर और गहराने लगा था और उसे लड़की के कत्ल का राज खोलने के लिए पुलिस वालों को इस साजिद अली का पता हर हाल में लगाना ही था। पुलिस उस इलाके के दुकान और सर्विस देने वालों से पूछताछ करना शुरू करती है और 2 दिन बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। एक दुकानदार ने पुलिस को बताया कि साजिद अली का बड़ा भाई शाहीन बाग में ही रहता है और जिस मकान में साजिद अली रहता था उसी मकान से कुछ ही दूरी पर उसका बड़ा भाई हजमत अली रहता है। पुलिस बिना देरी किए हुए अपनी टीम के साथ हजमत अली के एड्रेस पर पहुंचती है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर न केवल हजमत अली मिलता है बल्कि वहां पर साजिद अली अंसारी भी मिलता है। अब सवाल यह था कि क्या साजिद अली अंसारी ने ही उस लड़की का कत्ल किया। पुलिस यह भी सोच रही थी कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसका कत्ल हुआ था।
आखिर वह कार्टून जिसमें लड़की का शव मिला था वह जावेद अख्तर का कार्टून तो था, लेकिन उस कार्टून में शव को टुकड़ों में पैकिंग किसने किया? आखिर साजिद अली उस मकान को क्यों छोड़ा? पुलिस के पास सवाल तो कई सारे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। फिर पुलिस एक पर एक बहुत सारे क्वेश्चन साजिद अली और हजरत अली को पूछती है। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने इस केस से कोई लेना देना नहीं बताया। इस पूरे केस को उन दोनों ने बस इत्तेफाक बताया कि उसका फ्लैट चेंज करना है और यह शव मिलना एक इत्तेफाक की बात है। फिर जब पुलिस ने उस कार्टून बॉक्स को सामने लाकर रखा और उन दोनों को दिखाया तो फिर सब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पुलिस ने पूछा, इस कार्टून बॉक्स को पहले तुमने कभी देखा है? तो उन दोनों की जुबानें रिप्लाई करने में लड़खड़ाने लगी। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद साजिद अली अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और वह बताता है कि उसने ही उस लड़की को खत्म किया है। पुलिस जब आगे पूछताछ करती है कि वह लड़की कौन थी, क्या तुम्हारी पत्नी को इस लड़की के बारे में पता था? इसके बाद उसने जो जवाब दिया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि वह लड़की उसकी पत्नी राजबाला ही थी, जिसका नाम वह चेंज करके जूही कर दिया था। अब साजिद अली पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस अब यह जानना चाह रही थी कि क्या इस कांड में साजिद अली अकेले ही शामिल था। इस शव को ठिकाने लगाने का काम इसने अकेले ही किया था या फिर और भी इसके साथ सम्मिलित थे। ये तमाम चीजें अब पुलिस पता लगाने वाली थी। आगे साजिद ने अपनी पत्नी की जुर्म और कत्ल की वजह बताई तो पुलिस का दिमाग भी खराब हो गया था। दरअसल कत्ल से 7 साल पहले 2011 में बिहार के चंपारण में रहने वाली जूही के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। यह कॉल रॉन्ग नंबर यानी गलती से इसके मोबाइल पर आया था और यह कॉल साजिद अली का ही था। जूही इसे जानती भी नहीं थी ये कौन था, कौन है, और जूही कभी नहीं सोची होगी कि आने वाले समय में वह इसकी पत्नी बनेगी और इसके 7 टुकड़े किए जाएंगे। लेकिन किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था और यही हुआ। जूही को साजिद अली से बात करते करते प्यार हो जाता है, क्योंकि एक बार जब रॉन्ग नंबर साजिद अली का इसके मोबाइल पर लगा था उसके बाद साजिद अली बार बार इसे फ़ोन करता था, इसे लुभावनी बातें करता था और इसलिए जूही को साजिद अली से प्यार हो जाता है। दोनों इस कदर से प्यार कर बैठते हैं कि दोनों अब बिना बात किए हुए एक दिन भी नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन दोनों का धर्म अलग था। साजिद मुस्लिम थी तो यह हिंदू बिरादरी की थी। जूही के पापा कट्टर हिंदू थे और वे पूजा पाठ करने वाले पंडित थे। जूही के पिता कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम शख्स से होगी। लेकिन यह सब कैसे हुआ? तो बोलते हैं ना, प्यार में शख्स पागल हो जाता है, और वही कुछ हुआ। हिंदू धर्म से बिलोंग करने के बावजूद भी, अपने पापा के विरोध करने के बावजूद भी मिस जूही अपने प्यारे साजिद अली के होम टाउन वाले घर पर आ जाती है और साजिद के पास रहने लगती है। साजिद अली एक बीटेक इंजीनियर था, लेकिन बेरोजगार था। कुछ समय साथ रहने के बाद ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों ने दिल्ली आकर शाहीन बाग इलाके के जावेद अख्तर के घर में रेंट पर रहने लगे और साजिद एक जॉब की तलाश करने लगता है। लेकिन इसे एक ऐसी जॉब मिलती है जिससे इसके घर चलाने में भी पैसे नहीं निकल रहे थे। फिर 2 बच्चे भी 5-7 के हो गए थे तो खर्चे के भी पैसे नहीं निकल रहे थे। पुलिस इधर अपनी फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में रखती है, जिसके बाद तीनों भाइयों को बड़ी सजा तो मिली, लेकिन लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। इस पूरे केस की जो सबसे खतरनाक बात है, जो सबको जानना चाहिए, पुलिस ने इसे पब्लिकली बताया। पुलिस के मुताबिक 3 भाइयों ने मिलकर इस लड़की को खत्म किया। एक भाई ने गला घोंटा, दूसरे भाई ने चॉपर से शव के 7 टुकड़े किए और तीसरे ने टुकड़ों को पार्सल में पैक कर शव को ठिकाने लगाने में मदद की। तो इस कांड का असली वजह कोई तीसरा प्रेमी नहीं था, बल्कि पैसे से बीटेक इंजीनियर साजिद अली अंसारी की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बेरोजगार था। जूही और फिर राजबाला को उसने ट्रैप करके शादी किया था, लेकिन साजिद बेरोजगार था। उनके 2 बच्चे हो चुके थे। खर्चा बढ़ रहा था, जिस वजह से दोनों में विवाद बढ़ता जा रहा था। रोज रोज के झगड़े को खत्म करने के लिए साजिद ने जूही को खत्म कर दिया। जूही का मर्डर 20 जून की रात को किया गया था। 21 जून की सुबह आरोपी शव को ठिकाने लगाने के काम में जुट गए। शव को ठिकाने लगाने के बाद तीनों बेफिक्र थे।
उन्हें लग रहा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जिस कार्टून में शव को पैक किया गया था उसी कार्टून ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 7 साल पुराने इस रिश्ते का इस कदर अंत होगा, यह शायद ही जूही ने कभी सपने में सोचा था। तो इस सच्ची स्टोरी को आप सभी के सामने लाने का मकसद यही होता है कि आप सचेत रहे, जागरूक रहे और ज़रूरतमंद लोगों को जागरूक रखें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आज आम हो गई हैं। और अगर आपको नहीं पता रहे इन सब घटनाओं के बारे में तो आप भी ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि क्या हो रहा है आजकल समाज में। हमारी बहन सुरक्षित रहेगी तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।